इसमें फर्स्ट स्थिति लिख लेना, जब विश्लेषक का मुख्य परिच्छेद, जब विश्लेषक का मुख्य परिच्छेद व्यास AOB के लंबवत हो। ठीक है, पहली स्थिति है जब विश्लेषक का मुख्य परिच्छेद क्या लिया है हमने, A1, इसका नाम भी लिख देना, AA1 या AOA1। विश्लेषक का मुख्य परिच्छेद AOA1 व्यास AOB के लंबवत हो। ये विश्लेषक का मुख्य परिच्छेद है AOA1, व्यास AOB के लंबवत है। ठीक है, के साथ लंबवत है, तो नेत्रिका द्वारा देखने पर दोनों अर्धभाग एक समान रूप से दीप्त दिखाई देते हैं। तो नेत्रिका द्वारा देखने पर दोनों अर्धभाग एक समान रूप से दीप्त दिखाई देते हैं। दोनों अर्धभाग एक समान रूप से दीप्त दिखाई देते हैं, पहली स्थिति हो गई। दूसरी वाली स्थिति, जब विश्लेषक के मुख्य परिच्छेद AOA1 को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जाता है। दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जाता है, तो दायां अर्धभाग अधिक दीप्त दिखाई देता है। दायां अर्धभाग अधिक दीप्त दिखाई देता है। ठीक है, तीसरी स्थिति, जब विश्लेषक AOA' को वामावर्त घुमाया जाए, तो बायां अर्धभाग अधिक दीप्त दिखाई देता है। अधिक दीप्त दिखाई देता है। अब देखो क्या किया था, जब व्यास AOB के जस्ट ये विश्लेषक लंबवत था, तो दोनों अर्धभाग कैसे थे, एक समान रूप से दीप्त दिखाई दे रहे थे। अब इस व्यास, इसका जो AOA1 मुख्य परिच्छेद है विश्लेषक का, उसको मैंने दक्षिणावर्त घुमाया। ठीक है, दक्षिणावर्त घुमाएंगे तो ये स्थिति हो जाएगी, और वामावर्त घुमाएंगे तो ये स्थिति हो जाएगी। वामावर्त में ये स्थिति। ठीक है, तो ये घटक कम हो गया, ये घटक ज्यादा हो गया, तो जो घटक ज्यादा होगा उधर भाग ज्यादा दीप्त दिखाई देगा। इधर ये वाला घटक ज्यादा है तो ये वाला भाग ज्यादा दीप्त दिखाई देगा। यहाँ पर दोनों घटक क्या है, बराबर है, तो दोनों अर्धभाग एक समान रूप से दीप्त दिखाई देंगे। ठीक है,
अब देखो हमें करना क्या था, ध्रुवण तल का घूर्णन कोण ज्ञात करना था, ठीक है। ध्रुवण तल का घूर्णन कोण ज्ञात करने के लिए हम हमेशा कौन सी वाली स्थिति लाएंगे, जब दोनों अर्धभाग एक समान रूप से दीप्त दिखाई दें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस कांच की प्लेट में पानी भर लेंगे या फिर इसको खाली रखेंगे। उस स्थिति में हम यहां से देखेंगे, ठीक है। तो हम उसको विश्लेषक की सहायता से इस वर्नियर पैमाने को थीटा कोण को इतना घूर्णित करेंगे कि क्या स्थिति बने, ये वाली स्थिति बने, ठीक है। ये वाली स्थिति बने, उसका मुख्य परिच्छेद इसके जस्ट लंबवत हो, विश्लेषक को थीटा कोण से इतना घुमाएंगे जस्ट लंबवत हो जाएगा। उस केस में दोनों अर्धभाग कैसे दिखाई देंगे, दीप्त दिखाई देंगे। उस वाली थीटा की वैल्यू को नोट कर लेंगे। जब दोनों अर्धभाग इस कांच की प्लेट में पानी या खाली रखने पर दोनों अर्धभाग दीप्त दिखाई दे रहे हैं, उस स्थिति पर हम थीटा की वैल्यू नोट कर लेंगे। उसके बाद हम इस कांच की प्लेट में जो भी प्रकाशित सक्रिय पदार्थ है, जैसे चीनी का घोल, ठीक है, ग्लूकोज, कुछ भी भर के फिर दोबारा से इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, प्रकाश की वो क्या करता है, कांच की प्लेट के ध्रुवण तल का घूर्णन करेगा, ठीक है। तो स्थिति या तो ये बन जाएगी या फिर ये बन जाएगी प्रकाश की, ठीक है। तो इन दोनों स्थितियों पर दोनों अर्धभाग क्या है, समान रूप से दीप्त दिखाई नहीं देंगे। चीनी का घोल भरने पर या तो स्थिति ये बनेगी या ये बनेगी, दोनों अर्धभाग एक समान रूप से दीप्त दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि वो क्या करेगा, प्रकाश के ध्रुवण तल का घूर्णन कर देगा, ठीक है। तो फिर दोबारा से हम थीटा को घुमा करके वो वाली स्थिति लाएंगे जब दोनों भाग एक समान रूप से दीप्त दिखाई दें, और दोनों की थीटा जो वैल्यू आई थी उनका अंतर क्या हो जाएगा, ध्रुवण तल का घूर्णन कोण, ठीक है। तो लिखो इसमें, इस प्रकार शुद्ध जल, इस प्रकार शुद्ध जल के साथ तथा सक्रिय माध्यम के साथ तथा प्रकाशित सक्रिय माध्यम के साथ, शुद्ध जल के साथ तथा प्रकाशित सक्रिय माध्यम के साथ, सक्रिय माध्यम के साथ समान दीप्त स्थिति, समान दीप्त स्थिति, समान दीप्त स्थिति मतलब दोनों अर्धभाग एक समान रूप से दीप्त दिखाई देंगे, ऐसी स्थिति प्राप्त कर, समान दीप्त स्थिति प्राप्त कर घूर्णन कोण का मान, घूर्णन कोण का मान यथार्थतापूर्वक ज्ञात किया जा सकता है। घूर्णन कोण का मान यथार्थपूर्वक ज्ञात किया जा सकता है। अर्थात घूर्णन कोण ज्ञात करने के लिए, अर्थात घूर्णन कोण ज्ञात करने के लिए विश्लेषक को इतना घुमाते हैं, विश्लेषक को इतना घुमाते हैं कि दोनों अर्धभाग, विश्लेषक को इतना घुमाते हैं कि दोनों अर्धभाग एक समान रूप से दीप्त दिखाई दें, दोनों अर्धभाग एक समान रूप से दीप्त दिखाई दें। ठीक है, तो समझ आ गया आपको। सामान्य जल के साथ करेंगे तो ये वाली स्थिति मिलेगी, दोनों अर्धभाग एक समान रूप से दीप्त दिखाई देंगे। उस रीडिंग को नोट कर लेंगे। उसके बाद इसमें जब प्रकाशित सक्रिय माध्यम रख देंगे तो क्या होगा, ध्रुवण तल का घूर्णन हो जाएगा प्रकाशित सक्रिय माध्यम से। तो या तो ये स्थिति मिलेगी या ये मिलेगी, दोनों अर्धभाग एक समान रूप से दीप्त दिखाई नहीं देंगे उस कंडीशन में। फिर उसको इतना घुमाएंगे, जब तक घुमाएंगे जब तक समान दीप्त की स्थिति ना आ जाए। ठीक है, तो पहली थीटा की वैल्यू और दूसरी थीटा की वैल्यू दोनों के अंतर से क्या निकल जाएगा, ध्रुवण तल का घूर्णन कोण। कंप्लीट हो गया। अब दूसरा है द्विक्वार्टज ध्रुवण मापी। इसमें ये भी लिख लेना कि इसमें सोडियम प्रकाश का उपयोग किया जाता है। इस ध्रुवण मापी में
लॉरेन वाले में, इस ध्रुवणमापी में सोडियम प्रकाश, एकवर्णी प्रकाश का उपयोग किया जाता है। सोडियम या बोल सकते हैं एकवर्णी प्रकाश का उपयोग किया जाता है। दूसरा ध्रुवणमापी है द्विक्वार्टज ध्रुवणमापी। द्विक्वार्टज लास्ट टॉपिक है ये इस चैप्टर का, द्विक्वार्टज ध्रुवणमापी। द्विक्वार्टज ध्रुवणमापी द्विक्वार्टज ध्रुवणमापी में इसमें दो अर्धवृत्ताकार पट्टिकाएं होती हैं, जैसे अभी पढ़ी थी आपने अर्धवृत्ताकार पट्टिकाएं, और दूसरी अर्धवृत्ताकार पट्टिका। देखो अभी आपने लॉरेन अर्धछाया ध्रुवणमापी में या लॉरेन अर्धछाया युक्ति में एक अर्धवृत्ताकार पट्टिका क्वार्ट्ज की थी और दूसरी कांच की थी। इसमें दोनों ही पट्टिका जो हैं वो दोनों ही क्वार्ट्ज की होती हैं, ठीक है। तो दोनों ही क्वार्ट्ज की हैं, परंतु इनमें जैसे वहां पर इनकी प्रकाशीय कक्ष कैसी थी क्वार्ट्ज की, इस अपवर्तक फलक के समानांतर थी। यहाँ पर अपवर्तक फलक के समानांतर नहीं होकर के अपवर्तक फलक के लंबवत है, मतलब इस तरीके से होगी प्रकाशीय कक्ष। इस युक्ति में द्विक्वार्टज युक्ति में दो क्वार्ट्ज की पट्टिका होती हैं जिनको व्यासतः जोड़ा जाता है, जिनकी प्रकाशीय कक्ष कैसी होती है, अपवर्ती फलक के लंबवत होती हैं, ठीक है। तो ये भी क्वार्ट्ज की पट्टिका है और ये भी क्वार्ट्ज की पट्टिका है, दोनों ही क्वार्ट्ज की पट्टिका है। यह जो है वो L क्वार्ट्ज है और ये R क्वार्ट्ज। आपको मैंने ये बताया था ध्रुवण तल का घूर्णन जो है वो दक्षिणावर्ती ध्रुवण गुणक भी हो सकता है और वामावर्ती ध्रुवण गुणक भी हो सकते हैं। दो प्रकार के होते हैं ना। तो दक्षिणावर्ती ध्रुवण गुणक मतलब जो प्रकाश के ध्रुवण तल का दक्षिणावर्त दिशा में घूर्णन करे या फिर वो उसका वामावर्त दिशा में घूर्णन करे, तो वो प्रकाशीय सक्रिय पदार्थ जो ध्रुवण तल का दक्षिणावर्त दिशा में घूर्णन करते हैं वो दक्षिणावर्ती ध्रुवण गुणक कहलाते हैं। जो प्रकाश के तल का ध्रुवण तल का वामावर्त दिशा में घूर्णन करते हैं वो वामावर्ती ध्रुवण गुणक कहलाते हैं। तो इसमें दोनों ही क्वार्ट्ज की पट्टिका होती है, एक दक्षिणावर्ती क्वार्ट्ज और एक वामावर्ती क्वार्ट्ज, ठीक है। तो इसकी बनावट में लिखेंगे। और सबसे मेन बात कि इस ध्रुवणमापी में जो प्रकाश था वो एकवर्णी प्रकाश यूज ना करके श्वेत प्रकाश का उपयोग किया गया था, ठीक है। तो श्वेत प्रकाश जब इस पट्टिका पर आपतित होगा तो वो 7 रंगों में वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। तो 7 रंग कौन से होते हैं? येलो बीच जी आएगा ना। तो देखो सबसे ज्यादा जो है विचलन वो इसका होता है बैंगनी वाले का, और इसकी तरंग दैर्ध्य जो होती है वो सबसे कम होती है, और इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। और इसके ध्रुवण तल का, इस रंग के लिए ध्रुवण तल का घूर्णन कोण सबसे कम होता है और तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। और जो इसमें येलो कलर है, येलो कलर बीच में आएगा। वैसे सातों कलर अलग अलग नहीं दिखते हैं, कुछ मिक्स हो जाते हैं। नीचे का कलर तो पूरा ही इन तीनों को मिलाकर के ब्लू ही दिखता है, ठीक है। और इन तीनों को मिलाकर के ऊपर कुछ रेड ना होकर के कुछ पिंक कलर मिलता है, पिंक सा, बीच में आसमानी, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा बनावट लिख लो आप। इस युक्ति के लिए समान त्रिज्या की, इस युक्ति के लिए समान त्रिज्या की दो अर्धवृत्ताकार पट्टिकाएं
क्वार्ट्ज क्रिस्टल में से दो अर्धवृत्ताकार पट्टिकाएं इस प्रकार क्वार्ट्ज क्रिस्टल में से इस प्रकार काटी जाती हैं, इस प्रकार काटी जाती हैं कि प्रकाशिक अक्ष, दो अर्धवृत्ताकार पट्टिकाएं इस प्रकार काटी जाती हैं कि प्रकाशिक अक्ष अपवर्तक फलक के लंबवत रहे, प्रकाशिक अक्ष अपवर्तक फलक के लंबवत हो, जिनमें से एक दक्षिणावर्ती क्वार्ट्ज, एक दक्षिणावर्ती क्वार्ट्ज व एक वामावर्ती क्वार्ट्ज एक दक्षिणावर्ती राइट और ये लेफ्ट हैंड, तो राइट दक्षिणावर्ती क्वार्ट्ज और एक वामावर्ती क्वार्ट्ज पट्टिका होती है। इस द्विक्वार्ज पट्टिका को, इस द्विक्वार्ज पट्टिका को, द्विक्वार्ज पट्टिका को सामान्य ध्रुवणमापी में, सामान्य ध्रुवणमापी में ध्रुवक व कांच की प्लेट, ध्रुवक व कांच की प्लेट के मध्य इस प्रकार रखा जाता है, इस प्रकार रखा जाता है कि आपतित समतल ध्रुवित प्रकाश, आपतित समतल ध्रुवित प्रकाश व्यास AOB के अनुदिश आपतित हो, व्यास AOB के अनुदिश आपतित हो। व्यास AOB के अनुदिश आपतित हो। चूंकि इस ध्रुवणमापी में श्वेत प्रकाश का, चूंकि इस ध्रुवणमापी में श्वेत प्रकाश का उपयोग किया गया, श्वेत प्रकाश का उपयोग किया गया, अतः भिन्न भिन्न तरंगदैर्ध्य वाले, भिन्न भिन्न तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश के कंपनों का तल, भिन्न भिन्न तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश के कंपनों का तल भिन्न भिन्न कोणों से घूर्णित हो जाता है, भिन्न भिन्न कोणों से घूर्णित हो जाता है। तो इस तरीके से अब इसकी कार्यविधि में लिखेंगे। अब तीन स्थितियां, वही तीन स्थितियां बनानी है यहाँ पर भी। ये व्यास इसका AOB, दोनों तरफ ही क्वार्ट्ज की पट्टिका है जिनकी प्रकाशिक अक्ष अपवर्तक फलक के लंबवत है, ठीक है। तो यहाँ पर भी प्रकाश आपतित होगा और यहाँ पर भी प्रकाश, तो इससे क्या होगा, सभी अलग अलग तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के लिए घूर्णन अलग अलग होगा। जैसे सेंटर में मान लीजिए येलो, ये है रेड सबसे ऊपर, और ये तीनों का मिलाकर के नीचे बैंगनी, इंडिगो और ब्लू मिलाकर के तीनों का ही ब्लू रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं ना, सबसे ऊपर रेड, बीच में येलो और इधर ब्लू, ठीक है। इसी तरीके से इस वाली क्वार्ट्ज पट्टिका पर भी
और इधर ब्लू। अब देखो यदि विश्लेषक का अक्ष जो है, विश्लेषक की जो मुख्य परिच्छेद है ए डैश, इसको भी A1 A2 लिख लेती हूँ। चलो, विश्लेषक का मुख्य परिच्छेद A1 O A2 व्यास AOB के अनुदिश है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा, जो येलो कलर है वो क्या है, इसके जस्ट लंबवत घटक हो गया। तो लंबवत होगा वो घटक क्या है, हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, जो लंबवत घटक होगा वो दिखाई नहीं देगा। तो येलो जो है वो यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, और दोनों अर्धभाग, इस स्थिति में दोनों अर्धभाग जो हैं वो एक समान रूप से बैंगनी या नीले कलर के दिखाई देंगे। अब देखो दूसरी स्थिति में यदि विश्लेषक को हम घुमा दें, जैसे व्यास AOB तो यही रहेगा, इसका व्यास AOB, अब ये कलर भी इसी तरीके से सेंटर में येलो, इधर रेड, और ये हो जाएगा ब्लू। अब देखो इसको यदि आपने इस तरीके से घुमाया है, इधर से वामावर्त, विश्लेषक को इधर घुमा दिया A1 A2। ठीक है, तो देखो इस वाले भाग में कौन सा घटक लंबवत होगा, इस वाले भाग में ये वाला लंबवत होगा कि नहीं, ब्लू वाला। इस वाले भाग में ब्लू वाला लंबवत घटक हो जाएगा इस मुख्य परिच्छेद A1 और A2 के। यहाँ पर A1 और A2 के येलो वाला जो कलर है वो दोनों ही तरफ क्या है, लंबवत हो रहा है कि नहीं, ऐसे समझ लो। येलो वाला कलर इसके मुख्य परिच्छेद के जस्ट लंबवत आ रहा है कि नहीं, दोनों साइड में। तो येलो कलर दोनों में से विलुप्त हो जाएगा, बाकी सभी कलर मिक्स होकर के बैंगनी कलर ज्यादा दिखेगा। दोनों साइड एक समान रूप से दीप्त और बैंगनी कलर के दिखाई देंगे। अब देखो विश्लेषक को इधर घुमाते हैं तो इस वाले अर्धभाग में ये जो वाला ब्लू कलर है इसकी मुख्य परिच्छेद के लंबवत आ रहा है, लंबवत वाला घटक दिखाई नहीं देगा। येलो और रेड मिलकर के यहां दिखेगा, येलो और रेड मिलकर के येलो रेड मिलकर के इधर होगा आसमानी, नहीं पिंक, पिंक। और इधर देखो कौन सा वाला घटक जो है लंबवत आ रहा है, रेड वाला, रेड वाला इसके लंबवत होगा। ठीक है, बाकी ये कलर जो है ब्लू जो है इसके अनुदिश रहेगा। तो ये वाला पार्ट कैसा दिखेगा, आसमानी। अब तीसरी स्थिति में ये जो आपने लिखे ना आसमानी, ब्लू, गुलाबी, ये प्रैक्टिकल किया गया, प्रैक्टिकली ये रिजल्ट मिले हैं वो है। अब देखो इसकी विश्लेषक को यदि इधर घुमाते हैं A1 A2, इधर घुमाया तो देखो इस वाले भाग में ब्लू वाला जो है वो इसके परपेंडिकुलर आ रहा है, ब्लू वाला भाग, तो वो क्या हो जाएगा, इसमें अवशोषित हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। बाकी रेड येलो का कॉम्बिनेशन कैसा दिखेगा, पिंक दिखेगा। और इस वाले भाग में कौन सा वाला लंबवत हो रहा है घटक, रेड वाला लंबवत हो रहा है। ठीक है, रेड वाला लंबवत होगा, यानी कि येलो और ब्लू का कॉम्बिनेशन वो कैसा मिलेगा, आसमानी। इसमें पहली स्थिति डाल के लिख लो, पहली स्थिति जब विश्लेषक का मुख्य परिच्छेद, कंप्लीट ही कर लो इसको, ये बाद में बना लेना, जगह छोड़ दो। तीनों लाइन, एक पहली स्थिति लिख लो, जब विश्लेषक का मुख्य परिच्छेद A1 और A2
व्यास AOB के अनुदिश है, व्यास AOB के अनुदिश है। ये विश्लेषक A1 और A2 क्या है? व्यास AOB के अनुदिश है पहली स्थिति में। तो दोनों अर्धवृत्ताकार पट्टिकाओं से, तो दोनों अर्धवृत्ताकार पट्टिकाओं से पीले रंग के कंपन, पीले रंग के, येलो कलर के कंपन, येलो कलर के कंपन, पीले रंग के कंपन विश्लेषक से, पीले रंग के कंपन विश्लेषक से क्रॉसित अवस्था में होते हैं, विश्लेषक से क्रॉसित अवस्था में होते हैं, जिससे पीले रंग के कंपन, जिससे पीले रंग के कंपन निर्गत प्रकाश में, निर्गत प्रकाश में, निर्गत प्रकाश में पूरी तरीके से विलुप्त होते हैं, निर्गत प्रकाश में विलुप्त होते हैं तथा दोनों अर्धभागों से, तथा दोनों अर्धभागों से परिणामी, परिणामी रंग बैंगनी दिखाई देता है, दोनों अर्धभागों से परिणामी बैंगनी रंग दिखाई देता है। ठीक है, तो समझ में तो आ गया ना? ये विश्लेषक है, इस AOB के साथ के अनुदिश है, उसी पे है। तो येलो कलर क्या हो रहा है? दोनों अर्धभागों में इसके क्रॉसित अवस्था में है, लंबवत मतलब क्रॉसित अवस्था हो गई ना। येलो कलर के कंपन इस दिशा में है और विश्लेषक इस दिशा में है, तो येलो कलर क्या हो गया? इस व्यास, इस विश्लेषक की अक्ष से क्रॉसित अवस्था में हो गया, इसलिए येलो कलर के कंपन दोनों भागों से विलुप्त हो जाते हैं और बाकी सभी रंगों का कॉम्बिनेशन मिलकर के दोनों अर्धभाग एक समान रूप से बैंगनी रंग के दिखाई देते हैं। ठीक है, अब दूसरी स्थिति में लिखेंगे। दूसरी स्थिति, जब विश्लेषक को वामावर्त घुमाया जाता है, जब विश्लेषक को वामावर्त घुमाया जाता है तो वह समांतर, तो वह इसके समांतर, समांतर प्रकाश कंपनों को, तो वह इसके समांतर प्रकाश कंपनों को निर्गत कर देगा, समांतर प्रकाश कंपनों को निर्गत कर देगा और क्रॉसित कंपनों को रोक देगा, और क्रॉसित कंपनों को रोक देगा। ठीक है, तो यहां पर आपको पता है क्रॉसित कंपन कौन सा है? ये ब्लू, और इधर क्रॉसित कंपन कौन सा है? रेड। ठीक है, तो इधर से रेड वाला पार्ट हट जाएगा तो आसमानी दिखेगा, और इधर से ब्लू वाला पार्ट हट जाएगा तो येलो और रेड क्या मिलकर के गुलाबी कलर का दिखेगा। ठीक है, और इसमें जस्ट इसका डबल हो जाएगा। एक बार और पढ़ के देखना घर पे, तब समझ आ जाएगा। तीसरी स्थिति, यदि विश्लेषक को, तीसरी स्थिति, यदि विश्लेषक को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जाता है, दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जाता है तो चित्रानुसार
चित्रानुसार बायां अर्धभाग आसमानी व दायां अर्धभाग गुलाबी दिखाई देता है। बायां अर्धभाग आसमानी व दायां अर्धभाग गुलाबी दिखाई देता है। अब लिखना नीचे, घूर्णन कोण ज्ञात करने के लिए, घूर्णन कोण ज्ञात करने के लिए शुद्ध जल के साथ, घूर्णन कोण ज्ञात करने के लिए शुद्ध जल के साथ तत्पश्चात सक्रिय माध्यम, सक्रिय माध्यम के साथ विश्लेषक को इतना घुमाते हैं, विश्लेषक को इतना घुमाते हैं कि दोनों अर्धभाग, पहले शुद्ध जल के साथ तत्पश्चात सक्रिय माध्यम के साथ विश्लेषक को इतना घुमाते हैं कि दोनों अर्धभाग एक समान रूप से बैंगनी दिखाई दें। दोनों अर्धभाग एक समान रूप से बैंगनी दिखाई दें। विश्लेषक की दोनों स्थितियों का, विश्लेषक की दोनों स्थितियों के पाठ्यांकों का अंतर, दोनों स्थितियों के पाठ्यांकों का अंतर ध्रुवण तल का घूर्णन कोण थीटा कहलाता है। ध्रुवण तल का घूर्णन कोण थीटा कहलाता है। ठीक है, तो इसमें आपको पता है श्वेत प्रकाश का उपयोग किया गया है। पहले जो है इस तरीके से होगा, विश्लेषक के अक्ष दोनों अर्धभाग क्या है, समान रूप से बैंगनी दिखाई देंगे। जब आप सामान्य जल काम में लेंगे, इसमें सामान्य जल लेंगे, उस स्थिति में दोनों अर्धभाग एक समान रूप से बैंगनी दिखाई देंगे। फिर उसके बाद जब प्रकाशीय सक्रिय माध्यम लेंगे यहाँ पर, उस स्थिति में दोनों अर्धभाग एक समान रूप से दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ध्रुवण तल का घूर्णन हो जाएगा। वहां पर प्रकाश जो है इस या तो ये स्थिति बनेगी या ये स्थिति बनेगी। फिर विश्लेषक को इतना घुमाएंगे कि दोनों अर्धभाग एक समान रूप से दीप्त दिखाई दें, यानी कि विश्लेषक को जैसे ये वाली स्थिति से ये वाली स्थिति तक घुमाएंगे तो हमें ये वाली स्थिति मिल जाएगी, दोनों रंग एक समान रूप से दीप्त दिखाई देंगे, दोनों अर्धभाग, और वो रीडिंग नोट कर लेंगे और दोनों के पाठ्यांकों का अंतर से घूर्णन कोण का मान ज्ञात कर लेंगे। तो एक बार आप इसको घर पे पढ़ के देखना दोबारा। अब ये चैप्टर खत्म हो गया।